हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ यहाँ पे हैं। तो चलिए आज से एक नए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? यानी कि सबसे कम उम्र में किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए यहाँ आपके चार ऑप्शन हैं। पहला है लॉरेंस बेग, दूसरा है नादिया मुराद, तीसरा है मलाला यूसुफजई या चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए एक एक करके हम सारे ऑप्शंस की बात करते हैं। लॉरेंस ब्रेग, ये देखिए ये तो पहले नंबर की नहीं है, क्योंकि ये जो हैं दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं जिन्हें सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। उसके बाद नादिया मुराद, ये जो हैं ये इनको 2018 में ये पुरस्कार मिला था, लेकिन ये उस समय 25 साल की थी, 25 वर्ष की। और ये जो हैं तीसरे नंबर की, यानी तीसरे सबसे युवा व्यक्ति हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। तो हमारा एक ऑप्शन बच जाता है मलाला यूसुफजई। ये जो मलाला यूसुफजई हैं ये पाकिस्तान की हैं और इन्हें जो है 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था और ये पहली सबसे कम उम्र की महिला थी जिन्हें ये पुरस्कार मिला था। इस समय इनकी उम्र जो है, ये सामने जो फोटो देख रहे हैं ये उन्हीं की है। इस समय उनकी उम्र कितनी थी? तो मात्र 17 वर्ष की उम्र में इनको मिला था। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि जिस समय इनको मिला था ये पुरस्कार, उसी वर्ष यानी कि 2014 में ही भारत के एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। इनको जो है 2014 में ही बचपन बचाओ आंदोलन के लिए मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता, तो सही ऑप्शन क्या है? मलाला यूसुफजई। आज का अगला सवाल है, दक्षिण भारत का फसल त्यौहार कौन है? देखिए यहाँ पे फसल त्यौहार की बात की है और वो भी कहाँ का? दक्षिण भारत का। चार ऑप्शन यहाँ पे हैं, दीपावली, त्रिशूर पूरम, हम्पी और पोंगल। देखिए दीपावली तो हम लोग जानते हैं कि ये पूरे भारत में मनाया जाता है और ये जो है ये त्यौहार जो है हम लोग पूरे भारत में मनाते हैं। और उसके बाद दूसरा जो है, अच्छा ये क्यों मनाते हैं दीपावली? दीपावली कहता है कि राम भगवान जो हैं 14 वर्ष वनवास के बाद वापस आए थे अयोध्या, तो उस खुशी में जो है ये मनाया जाता है। दूसरा है त्रिशूर पूरम। देखिए त्रिशूर पूरम जो है ये केरल का त्यौहार है। कहाँ का है? केरल का त्यौहार है और इसको त्रिशूर पूरम को त्योहारों का भी त्यौहार कहते हैं। क्या कहते हैं? त्योहारों का त्यौहार। ठीक है। तीसरा है हम्पी। देखिए हम्पी जो है ये कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ पे? कर्नाटक में। और कहता है कि इसको जो है विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो क्या है? पोंगल। तो इसका जो सही आंसर होगा, दक्षिण भारत का फसल त्यौहार वो पोंगल को कहा जाता है। और ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में इस त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक है। इसको पोंगल को थाई पोंगल के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ? पोंगल दक्षिण भारत का फसल त्यौहार है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं इधर बगल में जो है ये हैप्पी पोंगल लिखा हुआ है, यानी ये जो है सो वहाँ पे मनाया जा रहा है। द्विफोकल चश्मे। देखिए लोग चश्मा पहनते हैं जिसका आँख खराब हो गया है या जिनको निकट दृष्टि दोष है या दीर्घ दृष्टि दोष है, किसी भी तरह का दोष है, यानी कि नज़दीक की चीज़ों को देखने में दिक्कत हो चाहे दूर की चीज़ों को देखने में दिक्कत हो, तो उसको जो है चश्मे की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि द्विअवतल चश्मा है। द्विअवतल का मतलब बाइफोकल। क्या हुआ? बाइफोकल। तो इसका आविष्कार किसने किया था? यहाँ आपके पास चार ऑप्शन है, क्रिक, रॉबर्ट हुक, विलियम क्रूक्स और बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो देखिए अगर हम क्रिक की बात करें
तो इसने जो है डीएनए का, यानी डीएनए मतलब डीएनए का जो है देखिए, तो आज का अगला सवाल है, द्विअवतल चश्मे का आविष्कार किसने किया। देखिए, चश्मा जिनकी भी आंखों में कुछ तकलीफ होता है, निकट दृष्टि दोष है या दीर्घ दृष्टि दोष है, तो वो क्या करते हैं, चश्मा पहनते हैं। तो कहता है कि चश्मे का आविष्कार किसने किया, और वो भी द्विफोकल। द्विफोकल का मतलब जिसको हम लोग इंग्लिश में बाइफोकल भी कहते हैं। देखिए 4 ऑप्शन है, क्रिक, रॉबर्ट हुक, विलियम क्रूक्स या बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो एक एक करके हम बात करेंगे कि देखिए, क्रिक जो है वो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, इसकी खोज की थी इसने। अच्छा, ये अकेले नहीं किए थे, इनके साथ कौन थे, वाटसन। कौन थे, वाटसन। ठीक है। दूसरा है रॉबर्ट हुक। जैसा कि हम जानते हैं रॉबर्ट हुक जो हैं वो किसका खोज किए, सेल की हम बात करेंगे, तो जो सेल की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है विलियम क्रूक्स। ये जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्या बोले, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसकी खोज की थी। और जो चौथा ऑप्शन हमारे पास है बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो यही वो व्यक्ति हैं, यही वो इंसान हैं जिन्होंने द्विफोकल चश्मे का आविष्कार किया। ये देखिए, ये जो हैं यही हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखिए, आज का अगला सवाल है, आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था। तो 4 ऑप्शन है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और बाबर। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, बाबर ने आराम बाग का निर्माण करवाया था। तो कब करवाया था, तो याद रखिएगा कि 1528 ईस्वी में इन्होंने जो है सो आराम बाग का स्थापना या निर्माण करवाया था। अब देखिए, आराम बाग के बारे में जानते हैं। ये सबसे पुराना, क्या कहा हमने, सबसे पुराना मुगल गार्डन है, सबसे पुराना मुगल गार्डन है। ठीक है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये कहता है कि जो ताजमहल है आपका आगरा में, वहाँ से उत्तर पूर्व दिशा में जाइएगा तो सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। इसका सही आंसर क्या हुआ, बाबर। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, भारत, यहाँ 4 ऑप्शन है, 25 नवंबर, 26 जनवरी, 26 नवंबर और 26 दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 26 नवंबर। अच्छा, एक सवाल ये भी कि आखिर ये 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, 26 नवंबर को ये इसलिए मनाया जाता है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था। और इसके मनाने के पीछे कारण है कि जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनकी आज क्या है, जन्म तिथि भी है, तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए ये संविधान दिवस मनाया जाने लगा। अच्छा, एक सवाल और है कि आखिर संविधान दिवस कब से मनाया जा रहा है, क्या 1949 से मनाया जा रहा है या 1950 से मनाया जा रहा है। नहीं, ये कब से मनाया जा रहा है, तो पहली बार इसको जो है कब मनाया गया था, 2015 में। 2015 में इसको पहली बार मनाया गया था जब मोदी गवर्नमेंट आई थी। ठीक है। तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर। आज का अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान क्या है। यहाँ भी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, खेल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, एसएआई मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। अब देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला। पटियाला कहाँ है, पंजाब में। अब देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इसकी स्थापना जो है वो 7 मई 1961 को हुई थी, 7 मई 1961 को। अच्छा, लेकिन इसका जो नाम है
पहले राष्ट्रीय खेल संस्थान था, इसका नाम नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कब पड़ा, तो ये है सो 1973 ईस्वी में इसका नाम बदला गया था। ठीक है। अच्छा, ये कितना में फैला हुआ है, तो कहता है कि 268 एकड़ में ये संस्थान फैला हुआ है। इसका सही आंसर क्या है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला। अगला सवाल है, माई लाइफ माई मिशन, ये किसकी आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब खुद से लिखी गई जीवनी। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, सौरभ गांगुली, बाबा रामदेव, सचिन तेंदुलकर, सनी डेज। ये डेज है, सनी डेज। ठीक है, ये मिस्टेक से हुआ है, सनी डेज है। अब देखिए, सौरभ गांगुली की बात करते हैं तो इनका जो है आत्मकथा, उसका नाम है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। दूसरा देखिए, ये बाबा रामदेव, ये देखिए बगल में इनकी फ़ोटो लगी हुई है, यही बाबा रामदेव की फ़ोटो है और इन्हीं की आत्मकथा है माई लाइफ माई मिशन। ये योग गुरु हैं। तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वह सचिन तेंदुलकर, इनकी भी जो आत्मकथा है, इन्होंने आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे। इन्हें मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। और सनी डेज, सनी डेज किन्होंने लिखा है, तो ये लिखा है सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर ये भी भारतीय क्रिकेट के लीजेंड प्लेयर थे। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ, बाबा रामदेव। आज का अगला सवाल है, सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन है भारत में। देखिए 4 ऑप्शन है, असम राइफल्स, सीआरपीएफ, सीआरपीएफ का मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी, आईटीबीपी मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो है असम राइफल्स। ये भारत में सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। अच्छा, अगर हम बात करें तो असम राइफल्स की स्थापना कब की गई थी, ये सोचिए 1835 में, यानी कि आज़ादी से पहले। और इसका जो हेड क्वार्टर है असम राइफल्स का, वो कहाँ है, शिलोंग में। कहाँ है, शिलोंग में। ठीक है। सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। आईटीबीपी, आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी, 1962 में। आपको पता होगा कि 1962 में इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ था। तो उसके बाद जब इंडिया युद्ध हार गया, तब जो है सो आईटीबीपी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन है असम राइफल्स। ये देखिए यहाँ पे जो है सो असम राइफल्स के जवानों के कुछ पिक्चर्स हैं। अगला सवाल है, किस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आधारित है। देखिए आपको पता है कि लगभग 36 साल के बाद हमारे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है। तो कहता है कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो किस समिति की सिफारिश पर आई है। पहला है बलवंत राय मेहता समिति, या गोस्वामी समिति, कस्तूरी रंगन समिति, या इनमें से कोई नहीं। देखिए बलवंत राय मेहता समिति जो है, इनका संबंध किससे है, पंचायती राज से। किससे है, पंचायती राज से। दूसरा है गोस्वामी समिति। देखिए जब चुनाव में कुछ धांधली वगैरह होते हैं तो उसके लिए कहता है कि निर्वाचन में सुधार के लिए एक समिति बनी थी। वो किसके नेतृत्व में थी, गोस्वामी के नेतृत्व में। अच्छा, अब तीसरा जो ऑप्शन बच जा रहा है वह कस्तूरी रंगन समिति। तो यही कस्तूरी रंगन समिति के नेतृत्व में, यानी कि कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आधारित है। ठीक है, यही है के कस्तूरी रंगन, इन्हीं की सिफारिश पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 आधारित है। देखिए इनमें से कौन सही नहीं है, ये इधर स्टेट्स लिखा हुआ है और इधर फेस्टिवल्स लिखा हुआ है। तो कौन सही नहीं है, यानी कि कौन गलत है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है केरल का ओणम, ये एकदम बिल्कुल सही है। ओणम जो है सो केरल में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये भी नागालैंड में मनाया जाता है। और लोसार जो है ये भी सिक्किम में मनाया जाता है। तो यानी कि हमारा तीनों का तीनों ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है। तो इनमें से कोई नहीं
ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा कि इनमें से ये इसका आंसर नहीं। ठीक है, अगला सवाल है, लता मंगेशकर को कितने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। देखिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। यूँ तो बात करें तो इनको लगभग 30 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कितने मिले हैं, तो ये है 3। इनको 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले हैं। अच्छा, ये संगीत की दुनिया में जानी पहचानी व्यक्तित्व हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो भारत की जितने भी बड़े बड़े पुरस्कार हैं लगभग इनको सब मिल चुके हैं। जैसे देखिए, अगर हम बात करें पद्म भूषण की, अगर हम पद्म भूषण की बात करें तो ये इनको 1969 में मिल गया था। फिर पद्म विभूषण ये इनको जो है 1999 में मिला था। फिर 2001 में जो है इनको देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न मिला। अच्छा, 1989 में इनको जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। ठीक है, तो अच्छा, ये जो है आप देख रहे हैं सामने में, यही जो है सो लता मंगेशकर जी हैं और इन्हीं को 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 3। अगला सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक है वाशिंगटन डीसी, जेनेवा, न्यूयॉर्क या बर्लिन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, विश्व बैंक के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई, यानी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो ये 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हो गई थी। अच्छा, इसके सदस्य कितने हैं, तो 189 इसके सदस्य हैं। अच्छा, वर्तमान समय में अगर पूछे कि इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो देखिए अध्यक्ष हैं डेविड, ध्यान से देखिएगा, डेविड आर मालपास। ठीक है, कोई दिक्कत है, देखिए तो इसका सही आंसर क्या हुआ, वाशिंगटन डीसी। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया। देखिए 4 ऑप्शन है, बलवंत राय मेहता समिति, अयंगर समिति, ठक्कर समिति या स्वर्ण सिंह समिति। देखिए बलवंत राय मेहता समिति ये जो है पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज। दूसरा है अयंगर समिति, तो अयंगर समिति जो है वो सरकारी तंत्र के पुनर्गठन से संबंधित है, सरकारी तंत्र के पुनर्गठन से संबंधित है, यानी कि सरकारी सेवाओं को फिर से कैसे सुव्यवस्थित किया जा सके उसकी जांच के लिए इसको बनाया गया था। ठक्कर समिति, अब देखिए ठक्कर समिति का जो सिफारिश किया गया था वो क्यों किया गया था, तो जैसा कि जानते हैं इंदिरा गांधी जो पूर्व में हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, इनकी हत्या कर दी गई थी। तो उनकी हत्या में कहाँ चूक हो गई, हत्या कैसे हो गई, तो उसी की जांच के लिए ठक्कर समिति बनाया गया था। और अंतिम ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति, तो ये हमारा क्या है, सही आंसर है। इन्हीं की अध्यक्षता में या इन्हीं की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्यों को भारत में शामिल किया गया। ठीक है, देखिए दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कहाँ पे है या कौन सा है। यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका जो सही आंसर है, यानी कि पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित दुनिया का पहला होना चाहिए, तो इसका सही आंसर है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अच्छा ये कब हुआ, 2015 में ये बन करके तैयार हो गया। अच्छा, इसके लिए ये देखिए बिजली संयंत्र लगाया गया है, और कितना बड़ा क्षेत्र में लगाया गया है, 35 एकड़ में बिजली संयंत्र लगाया गया है ताकि वहाँ से इसको बिजली मिल सके, और वो भी सौर ऊर्जा संचालित। तो इसका सही आंसर क्या है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आज का अंतिम सवाल है, वर्षा मापने का उपकरण कौन है, रेन गेज, सूक्ष्मदर्शी यंत्र,
आमीटर या वोल्ट मीटर। देखिए इसका सही आंसर है रेन गेज। रेन मतलब ही वर्षा होता है, तो यहाँ पे वर्षा मापने का उपकरण कौन है? रेन गेज। अब बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी का। तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग जो है सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है। आमीटर, आमीटर का जो इस्तेमाल है वो करंट को मापने के लिए किया जाता है। और वोल्ट मीटर है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए किया जाता है, या जिसको हम लोग वोल्ट कहते हैं। वोल्ट में वोल्ट मीटर से हम लोग मापते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? रेन गेज। ये देखिए रेन गेज आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है। ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, इससे ये बनाया जाता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई समस्या हो रही है, किसी भी तरह का दिक्कत है, या किसी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर उस टॉपिक पे हम वीडियो लेकर के आएँ, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।